Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 18th of December 2021. तो गाइज आज है तारीख 18 दिसंबर 2021 और है सैटरडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है आइसलैंड को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड। आज से मैं जितने भी प्लेसेस बोलूँगा उन सबको मैप में ज़रूर देखना है, क्योंकि ये सारे प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इसी साल के मतलब साल 2021 के जून के महीने से लगातार जितने भी प्लेसेस न्यूज़ में रहे हैं उनको आज से हम डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पर जो जून का महीना निकला है उसमें सबसे पहली प्लेस काफ़ी चर्चा में थी आइसलैंड। तो अच्छे से देखना, ये जितने भी प्लेसेस होंगी वो सब हमारे लिए प्रीलिम्स 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रिब्यूटरी या फिर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा। नीचे आपको बहुत सारी सहायक नदियों के नाम दिए हैं, आपको बताना है ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज इसमें से कौन कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर आप कह सकते हो कि अभी ऑप्शन नहीं दिए गए फिलहाल, तो यहाँ पे बोला गया दिबांग, कमेंग और लोहित। इनमें से आपको बताना है कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्रा की। ऑप्शन की बात करें तो नीचे ऑप्शन बोलता है 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आप लोग सर्च करना, डेफिनेटली आपको मिलेगा। और यहाँ पर इसके बारे में मैं पहले भी काफ़ी बार डिस्कशन कर चुका हूँ, टेलीग्राम पर इसके बारे में काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ ब्रह्मपुत्र रिवर को लेकर। तो इसका सही आंसर सभी लोग को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, सभी को पार्टिसिपेट करना है। बाय द वे इसका जो आंसर है मैंने आप लोग को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। वीडियो के लास्ट में मैं इसका आंसर आप लोग को दे दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, खासकर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हमारे कंट्री में आप देख पाओगे बहुत सारी रिटेल वॉर्स देखने को मिलती है, उसमें से सबसे पॉपुलर रिटेल वॉर ये है। अब रिटेल वॉर क्या है इसको हम समझेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पर ये जो पूरा डिस्प्यूट है ये बहुत पुराना डिस्प्यूट है, लगातार चर्चा में रहा है। इस साल अगस्त के महीने में चर्चा में था, जून के महीना में चर्चा में था, 2019 से लगातार चर्चा में है। तो इस डिस्प्यूट को बेसिक से क्लियर करेंगे। यहाँ पे क्या बात की गई है, जो CCI है मतलब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या किया, जो अमेजन और फ्यूचर की डील हुई थी। फ्यूचर क्या है, बेसिकली एक फ्यूचर भी एक कंपनी है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो इनके बीच में जो डील हुई थी उसको अभी फ्रीज कर दिया है और 200 करोड़ रुपए का फाइन मार दिया है। किसके ऊपर, अमेजन के ऊपर। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि जितनी भी ये डील हुई है उसको लेकर अमेजन ने बहुत सारी डिटेल को कंसील किया है। कंसील मतलब बहुत सारी डिटेल्स को छुपाया है, उसकी वजह से यहाँ पर ये जो US की फर्म है इसके ऊपर ये इतना बड़ा फाइन लगाया गया। अब पहली बात हम लोग यहाँ पर इस पूरे डिस्प्यूट को समझते हैं, आखिरकार ये डिस्प्यूट क्या है। ये साल 2019 के अंदर अमेजन और फ्यूचर कूपन के बीच में अग्रीमेंट हुआ था, और उसके बाद से कैसे ये डिस्प्यूट शुरू हुआ है मैं आपको बताऊंगा। अमेजन फ्यूचर के बीच में रिलायंस कैसे आया, तो ये सारी चीज़ें भी मैं आप लोग को यहाँ पर समझाने वाला हूँ। इस डिस्प्यूट को समझने से पहले आपको 3 कंपनीज के बारे में पता होना चाहिए, अमेजन के बारे में, फ्यूचर ग्रुप के बारे में और रिलायंस के बारे में। इन्हीं तीनों का यहाँ पर सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। कैसे डिस्प्यूट शुरू हुआ है मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर जेफ बेजोस एक तरफ, उसके बाद यहाँ पर मुकेश अंबानी, देन उसके बाद यहाँ पर जो ये बीच में व्यक्ति हैं इनका नाम क्या है, इनका नाम है किशोर बियानी। ठीक है, अब ये किशोर बियानी क्या है, इनका जो एक तरीके से पूरा का पूरा कंपनी है, खासकर ये फ्यूचर ग्रुप का मालिक है। फ्यूचर ग्रुप क्या है पहले हम इसको समझते हैं। आज के टाइम पर आपने बिग बाजार समझा होगा, ठीक है, इसके बारे में सुना होगा, बिग बाजार, फूड बाजार, पेंटालून, ठीक है, FBB, फूड राइट, तो ये सब यहाँ पर फ्यूचर ग्रुप का ही पार्ट है। तो आपको ध्यान रखना है फ्यूचर ग्रुप क्या है। आई होप आप लोग को यहाँ पर समझ में आ चुका है।
अब ये मुद्दा क्या था, हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये जो पूरा आर्टिकल है ये न्यूज़पेपर के अंदर भी दिया हुआ है, ठीक है, ये पिक्चर शेयर किया हुआ है। तो इसकी शुरुआत होती है 2019 में। 2019 में एक डील को साइन किया जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर न्यूज़पेपर भी देख सकते हो। अगस्त के महीने में 2019 में अमेजन क्या करता है, $200 मिलियन की एक डील साइन करता है। किसके साथ? फ्यूचर के साथ, फ्यूचर ग्रुप के साथ, ठीक है। यहाँ पर कुछ कूपन से रिगार्डिंग ये पे एक डील साइन की जाती है और इसमें क्या होता है, लगभग 49% का जो स्टेक है वो फ्यूचर कूपन्स के अंदर लेता है। जैसे कूपन्स वगैरह होते हैं ना, जब भी हम लोग कुछ परचेज करते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर, तो उसके बेसिस पर कूपन मिलता है कि आपने ये रिवॉर्ड जीता है, ठीक है, आप ये कूपन स्क्रैच करो। तो उसी प्रकार से कुछ यहाँ पर कूपन्स को एक्वायर किया गया। कुछ जो अमेजोन का कंपनी है, इन्होंने यहाँ पर फ्यूचर डील से, या फिर आप कह सकते हो कि जो फ्यूचर ग्रुप है, इससे काफ़ी सारे कूपन्स को खरीदे थे। और कूपन्स खरीदने के साथ साथ इन्होंने काफ़ी बड़ा शेयर एक तरीके से परचेज किया इस पूरे कंपनी का। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आप लोग एग्जैक्टली ये देख पाओगे कि कितने रुपए यहाँ पर दिए गए थे। तो ये जो डील हुई थी वो हुई थी 1500 करोड़ रुपए की। मतलब अमेजन ने यहाँ पर जो फ्यूचर ग्रुप है उसको कितने रुपए दिए थे? 1500 करोड़ रुपए दिए थे 2019 में। ये यहाँ पर डील की गई थी। और ये डील करते हुए अमेजन ने जो 5% का स्टेक है वो खरीद लिया था। किसके अंदर? इस फ्यूचर कंपनी के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, फ्यूचर ग्रुप का 5% स्टेक अमेजन के पास चला जा चुका था, क्योंकि अमेजन ने यहाँ पर एक डील रखी थी 2019 में। अब ये जो डील हुई थी ये एक कॉल ऑप्शन के बेसिस पर हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है, इस डील के अंदर एक कॉल ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो पूरा डिस्प्यूट है, पूरा विवाद, वो इसी वर्ड पर पूरी तरह से संभला हुआ है। कॉल ऑप्शन आखिरकार क्या है, तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर कॉल ऑप्शन का मतलब ये होता है, मान लो पर्सन ए है, मान लो अमेजन है इधर, और इधर है फ्यूचर ग्रुप, ठीक है। इसको हम लोग एज अ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर फ्यूचर ग्रुप है। फ्यूचर ग्रुप ने बोला कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मान लो एक्स मेरे पास ये प्रोडक्ट है, और इसके लिए मैं 365 डेज पर इसको रेंट पर देने वाला हूँ, ठीक है। सपोज करना यहाँ पर फ्यूचर ग्रुप बोला है मेरे पास ये एक्स प्रोडक्ट है, इसको 365 दिन के लिए मैं यहाँ पर एक तरीके से क्या करने वाला हूँ, इसको एक तरीके से रेंट पर देने वाला हूँ, ठीक है, इसका स्टेक देने वाला हूँ। तो 365 दिन में से जो स्टार्टिंग के कुछ दिन है, जैसे कि आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पर एग्जैक्टली 100 दिन है। 100 दिन के लिए क्या करा अमेजन ने, यहाँ पर इसको परचेज कर लिया। 100 दिन का जो स्टेक है वो अमेजन ने ले लिया। बाकी जो बचे हुए कितने दिन हो गए, बाकी जो जितने भी बचे रिमेनिंग डेज हो गए, लगभग आप कह सकते हो कि यहाँ पर 265 जो डेज हो गए, ठीक है, रिमेनिंग, वो यहाँ पर इसने ग्रुप ने बोला कि मैं किसी और कंपनी को दे दूंगा, ठीक है। इसने ग्रुप ने बोला, मतलब इस जो हमारा फ्यूचर ग्रुप है, इसने बोला कि मैं जो बाकी बचे कुछ दिन हैं, बाकी रिमेनिंग डेज हैं, वो मैं किसी और कंपनी को दे दूंगा, वहाँ से भी मेरे पास पैसा आ जाएगा। अब हुआ क्या, जब कॉल ऑप्शन किया जाता है तो कॉल ऑप्शन में क्या करना होगा, जब फ्यूचर ग्रुप ने ये एक्स प्रोडक्ट किसको दिया था, अमेजन को दिया था। किस पर? अब लगभग आप कह सकते हो ये अपना जो एक्स प्रोडक्ट है इसको 100 दिन के लिए अमेजन को दिया। तो उस बेसिस पर इन्होंने यहाँ पर ये कॉल ऑप्शन अग्रीमेंट किया, और इस अग्रीमेंट में ये भी डिसाइड किया कि जो बाकी का एक तरीके से दिन है, 100 दिन बाद क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट है ये वापस से इसके पास आ जाएगा। तो बाकी दिन का जो होगा वो किसी और कंपनी को देगा। लेकिन बाकी दिन के लिए जब ये किसी और कंपनी को देंगे तो उसके लिए भी परमिशन चाहिए होगी अमेजन की, ठीक है। तो यही बोलता है कॉल ऑप्शन, ठीक है। तो बाकी दिन के लिए जब आप किसी दूसरे कंपनी को स्टेक दे रहे हो अपना, ठीक है, बाकी किसी दूसरे कंपनी को अपना अपना प्रोडक्ट पहुंचा रहे हो बाकी दिन के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, पिछली वाली कंपनी से भी, या फिर आप कह सकते हो जो अमेजन है इससे भी क्या करना पड़ेगा, एक परमिशन लेनी पड़ेगी। उसको हम लोग बोलते हैं कॉल ऑप्शन, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है। तो क्या हुआ, यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन के बेसिस पर यह अग्रीमेंट हुआ। अब उस अग्रीमेंट की कहानी आगे बढ़ती रही। जैसे हमने देखा कि क्या हुआ, फ्यूचर ग्रुप के काफ़ी सारे जो शेयर्स हैं या फिर स्टेक्स हैं वो परचेज कर लिए अमेजन ने। फिर उसके बाद यहाँ पर फ्यूचर रिटेल काफ़ी इसकी हालत जो बेकार हो जाती है, ठीक है। हम लोग देख पाते हैं कोरोना की वजह से काफ़ी बेकार हो जाता है ग्रुप, और बेकार सा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर इनकी कोई ज़्यादा प्रॉफिट वगैरह देखने को मिलती नहीं है। तो यहाँ पर किशोर बियानी सोचते हैं कि अब यहाँ पर इसका एक बहुत बड़ा स्टेक और बेचना पड़ेगा, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी लोन पहले ही चढ़ जाता है, बहुत सारा कर्जा डेफिनेटली यहाँ पर और ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये डिसाइड करता है कि मैं और भी बहुत सारे जो स्टेक है वो बेचने वाला हूँ। फिर उसका अगस्त 2020 में ये रिलायंस रिटेल के साथ अग्रीमेंट करते हैं, और यहाँ पर आप कह सकते हो कि रिलायंस अग्रीमेंट, यहाँ पर आप कह सकते हो जो रिलायंस कंपनी है वो बहुत सारे जो एक तरीके से स्टॉक्स हैं या फिर बहुत सारे जो शेयर्स हैं वो फ्यूचर ग्रुप के परचेज करता है। इनफैक्ट फ्यूचर कंपनी को यहाँ पर लगभग काफ़ी सारा पैसा देने के बाद उस कंपनी को खरीदने की कोशिश यहाँ पर करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो किशोर बियानी है ये इसको बेचने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर बेचा जाता है। तो आप लोग ये देख पाओगे कितने रुपए में बाद में डील होती है। ये मैंने आपको समझाया अगस्त के महीने में क्या डील हुई थी अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के बीच में। उसके बाद अगस्त 2020 में जब यहाँ पर कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी से आ चुका था, काफ़ी कुछ चीज़ें हिट हो चुकी थी, फ्यूचर ग्रुप भी काफ़ी बर्बाद हो चुका था, तो फ्यूचर ग्रुप ने यहाँ पर डिसाइड किया कि मैं बाकी और भी अपने जो भी एक तरीके से रिटेल एसेट्स हैं वो बेचूंगा।
अब तो उसके बाद क्या हुआ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने खरीदा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने यहाँ पर एक डील तय करी है कितने रुपए की, लगभग 24,713 करोड़ रुपीज़ की। ये डील तय करी कि जो बाकी सारे स्टेक्स हैं, लगभग जो फ्यूचर ग्रुप है इसका 49% का जो स्टेक होगा, 49% का, ठीक है, वो यहाँ पर रिलायंस कंपनी लेगी। रिलायंस कंपनी ने ये डिसाइड किया इतने रुपए में। लेकिन क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो अग्रीमेंट था अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के बीच में, ये एक कॉल ऑप्शन के बेसिस पर था। अगर यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को ये कंपनी बेचनी थी तो यहाँ पर क्या करना था, पहले अमेजन से परमिशन लेनी थी, और अमेजन से ये परमिशन नहीं ली गई तो बाद में अमेजन को पता चलता है, तो यहाँ पर अमेजन एक तरीके से कहता है रिलायंस एक तो पूरी तरह से टक्कर का है हमारे मार्केट का, और हम नहीं चाहते कि रिलायंस को ये एक तरीके से शेयर्स बेचे जाते या कंपनी बेची जाती। तो अमेजन यहाँ पर स्टेटमेंट देता है। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो चुका है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये अमेजन तब से मुद्दा उठाता है। अमेजन बोलता है ये जो अग्रीमेंट है ये कॉल ऑप्शन के बेसिस पर हुआ था, हमसे एक बार परमिशन लेनी चाहिए थी। इस बेसिस पर क्या होता है, अमेजन सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाता है, जो कि एक प्राइवेट कोर्ट है। वहाँ पे कोर्ट में इस पूरी केस की सुनवाई होती है, और वो कोर्ट एक तरीके से इस डील के ऊपर रोक लगा देता है। वो ये बोलता है कि जो अभी फ्यूचर ग्रुप है और रिलायंस की डील है इसको अभी रोका जाए, क्योंकि अमेजन बिल्कुल सही कह रहा है, अमेजन यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अग्रीमेंट कॉल ऑप्शन पर हुआ था। फिर उसके बाद क्या होता है, तब भी ये नहीं सुनते हैं। जो रिलायंस इंडस्ट्री है या फिर आप कह सकते हो फ्यूचर ग्रुप है, दोनों मिलकर तब भी यहाँ पर अपने अग्रीमेंट को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। कोई भी यहाँ पर सुनवाई नहीं होती है उस सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट की। तब क्या होता है, तब अमेजोन सोचता है कि इंडिया के अंदर अभी भी यहाँ पर इसकी सुनवाई नहीं हो रही है, ये जो कंपनीज हैं अभी भी नहीं सुन रही हैं, अभी भी यहाँ पर अपना जो ट्रेड है वो लेकर चल रही हैं, अपना जो भी एक तरीके से डील है वो लेकर चल रही हैं। तो क्या होता है, अमेजन क्या करता है, हाई कोर्ट पर जाता है, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट में जाता है। फिर दिल्ली हाई कोर्ट में यहाँ पर केस आता है। दिल्ली हाई कोर्ट वाले भी बोलते हैं कि बिल्कुल अमेजन बिल्कुल सही है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, फ्यूचर ग्रुप के मालिक यहाँ पर बियानी साहब को बुलाते हैं और बोलते हैं कि देखो इनको यहाँ पर अरेस्ट किया जाए। तो बियानी साहब यहाँ पर एक तरीके से और ऊपर जाता है, हाई कोर्ट से डबल जज के ऊपर जाते हैं, और वहाँ पे फिर इस केस को रोका जाता है और बोला जाता है कि अभी हम लोग देखते हैं, अभी किसी को अरेस्ट वगैरह नहीं किया जाएगा। तो इतना मुद्दा शांत रहता है। लेकिन अमेजन काफ़ी नाराज़ होता है। अमेजन यहाँ पर एग्जैक्टली ये बोलता है कि देखो यहाँ पर इंडिया के अंदर किसी चीज़ की सुनवाई नहीं है, जो कंपनीज़ हैं यहाँ पर हमारी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अमेजन ने डिसाइड किया था मैं बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करूँगा इंडिया के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट हर्ट हो सकता था। लेकिन उससे पहले क्या होता है, अमेजन सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा पहुंचता है, और आपको मालूम होगा अभी ये 5 महीने पहले की बात है, और सुप्रीम कोर्ट भी अमेजन के फेवर में जाता है और अमेजन की जीत होती है, ठीक है। अमेजन यहाँ पर बोलता है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट अमेजन को जिताता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने किस बेसिस पर अमेजन को एक तरीके से जीत दी, इस बेसिस पर दी क्योंकि अमेजन जो है हम लोगों को एक तरीके से काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट करने वाला है, हमारे कंट्री में काफ़ी पैसा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। क्योंकि आप कहोगे कि दूसरी तरफ भी तो पैसा हमारे कंट्री के अंदर आ रहा है, तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो रिलायंस ग्रुप है हमारे कंट्री का ही पैसा हमारे कंट्री में ही आगे जा रहा है। रिलायंस ग्रुप ही जो है ये 24,000 करोड़ रुपए किसको दे रहा है, फ्यूचर ग्रुप को दे रहा है। तो ये जो पैसा है हमारे कंट्री के अंदर ही सर्कुलेट हो रहा है, हमारे कंट्री का ही पैसा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा दूर का दिमाग लगाते हुए ये सोचा कि जो अमेजन का पैसा है, अमेजन यहाँ पर हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाला था, तो वो फॉरेन पैसा हमारे कंट्री के अंदर कैसे आएगा, फॉरेन पैसा यहाँ पर आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पर इकॉनमी ग्रो होगी। तो इस बेसिस पर अमेजन का फेवर किया, और यहाँ पर आप कह सकते हो कि अमेजन को जीत मिली। क्योंकि फिर उसके बाद अगर अमेजन को नहीं जिताते हैं तो उसके बाद और भी बहुत सारी कंपनीज है जो कि कहीं ना कहीं हर्ट होती है, और वो सोचती है कि इंडिया के अंदर किसी कंपनीज की सुनवाई नहीं है। ये पूरा मुद्दा था यहाँ पर। आई होप आपको क्लियर हुआ। फिर क्या होता है यहाँ पर, आप कह सकते हो अमेजन जीता। अब बोला गया इस डील को रोका जाएगा और अमेजन को फेवर किया गया। फिर ये कहानी आगे बढ़ती है, और उसके बाद नाउ फाइनली एक और न्यूज़ ये निकल कर आती है कि अब बाद में जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये अमेजन और फ्यूचर की डील पर, जो यानी कि फ्यूचर ग्रुप और अमेजन की जो डील थी 200 करोड़ रुपए की, उसके ऊपर यहाँ पर अभी जो डील थी इनकी, वो यहाँ पर अभी उसके ऊपर रोक लगाती है, उसको फ्रीज करती है, और अमेजन कंपनी के ऊपर 200 करोड़ रुपए का फाइन लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितनी भी डील 2019 के अंदर ये वाली हुई थी ना, इसको लेकर बहुत सारी डिटेल छुपाई गई हैं, और वो डिटेल छुपाने की वजह से यहाँ पर इनके ऊपर ये एक तरीके से फाइन लगा है, ऐसा यहाँ पर रेगुलेटर्स का कहना है। ठीक है, आई होप आप लोग को अभी तक ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ चुकी है कि एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है। अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट है, और मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आज इसको समझाने वाले हैं न्यूज़पेपर में। मैंने काफ़ी बार यहाँ पर इसके बारे में मतलब पहले काफ़ी पढ़ रखा है, पहले हमने इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया है, लेकिन आज मैंने सोचा कि इसके बारे में समझा देंगे। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, और एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ पर इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं।
ये आपको क्लियर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर एक बॉडी का नाम आता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसने यहाँ पर ये फाइन मारा है, जिसने यहाँ पर इस पूरे केसेस को देखा है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, मैं आप लोग को इसके बारे में भी बता देता हूँ। आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक तरीके से एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और यहाँ पर ये हमारे सरकार के थ्रू एक तरीके से बनाई हुई बॉडी है, और हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर किस बेसिस पर, कि जो कंपटीशन है कंट्री के अंदर वो एक तरीके से अच्छे से चलता रहे। तो कंपटीशन को मैनेज करने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया था। आपको ध्यान रखना है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से पहले हमारे पास एक और एक्ट हुआ करता था, एमआरटीपी एक्ट। इसकी फुल फॉर्म है मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, जिसको रिपील करके यहाँ पर रिप्लेस कर दिया था कंपटीशन एक्ट 2002 ने। और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का मेन मकसद है कि एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को बनाना। जब कंपटीशन होगा देश के बीच में, मतलब सॉरी कंपनीज के बीच में, तो उससे यहाँ पर काफ़ी हद तक चीज़ों के अंदर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। हर प्रकार से एक बेहतर से बेहतर चीज़ हमारे पास आती हुई नजर आएगी। तो उस चीज़ को यहाँ पर मेंटेन करने के लिए, कंपटीशन लेवल को मेंटेन करने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। बस आपको ध्यान रखना है कौन से एक्ट के थ्रू लाया गया, और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। ठीक है, बाकी मैंने आपको पूरा मुद्दा समझा दिया कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है। ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी है उतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखकर समझाई गई है। मैंने आपको ये भी बता दिया है। अभी अमेजन को टाइम दिया है कि भाई यहाँ पर जो भी पेनल्टी अमेजन के ऊपर लगी है उसको 60 दिन के अंदर वो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन छुपाई है अपनी डिटेल्स को लेकर, अपनी जो भी डील थी उसको लेकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काफ़ी लंबा आर्टिकल हो चुका था, लेकिन यहाँ पर क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम पर ये आर्टिकल काफ़ी चर्चा में आने वाला है। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे बात करता है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो यहाँ पर रोक लगाता है एक इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, और वो इन्वेस्टिगेशन किसके ऊपर हो रही थी, वो थी पेगासस स्पाईवेयर के ऊपर। अब जो ये इन्वेस्टिगेशन ये कौन कर रहा था, तो बंगाल कमीशन इसके ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे में रोक लगाते हुए बोला कि इनफैक्ट हम लोगों ने कमेटी बनाई है। आपको मालूम होगा रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया एक कमेटी को, और उस कमेटी का नाम क्या है, उस कमेटी का नाम है जस्टिस आर वी रविंद्रन कमेटी। ठीक है, ये कमेटी क्या करेगी, ये कमेटी जो पेगासस स्पाईवेयर का पूरा केस है उसको देखने वाली है, और उसके रिगार्डिंग नई इन्फॉर्मेशन हम लोग को देगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो यहाँ पर दूसरी जो एक तरीके से कमीशन था, बंगाल कमीशन, अपना जो पूरा इन्वेस्टिगेशन चला रहा था पेगासस स्पाईवेयर के ऊपर, उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है, ये बोलते हुए कि हमने ऑलरेडी एक कमेटी बना रखी है। तो आखिरकार यहाँ पर ये पेगासस स्पाईवेयर का मुद्दा क्या, ये भी आप लोग को समझ में आना चाहिए। पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो ये क्या है पेगासस स्पाईवेयर। सबसे पहली बात, जो पेगासस है वो आपको इस प्रकार का ये हॉर्स देखने को मिलेगा, इसको पेगासस बोलते हैं। ठीक है, अब ये स्पाईवेयर क्या है, तो जासूसी करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसको यहाँ पर स्पाईवेयर कहा जाता है। और बोला जाता है कि देखो बहुत सारी जो एक तरीके से न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उन्होंने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, और रिपोर्ट पब्लिश करते हुए उन्होंने बताया कि भारत के अंदर बहुत सारे जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और बहुत सारे ओपोजिशन मिनिस्टर्स, उनको ऊपर यहाँ पर पेगासस स्पाईवेयर का अटैक हुआ है, और भारत सरकार ने यहाँ पर ये पेगासस स्पाईवेयर का अटैक किया है। अब जब इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो गवर्नमेंट यहाँ पर ना ही हाँ में जवाब देती है, ना ही ना में जवाब देती है। तो इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट आगे आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे पिटिशंस डाल दिए जाते हैं, और वो पिटिशंस इसलिए होते हैं कि पेगासस स्पाईवेयर सरकार ने यूज़ किया है, और ये पेगासस स्पाईवेयर यूज़ किया है, तो इसके ऊपर आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप में लोगों के पास राइट टू प्राइवेसी है। अगर इस प्रकार का जासूसी के लिए स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया है, तो कहीं ना कहीं राइट टू प्राइवेसी, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, वो वायलेट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीज़ें सुनवाई करने के बाद लास्ट में एक कमेटी का गठन किया है। उस कमेटी का नाम है जस्टिस आर वी रविंद्रन कमेटी। उसके बारे में भी मैं आप लोग को आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पर समझो पेगासस स्पाईवेयर आखिरकार क्या है। तो यहाँ पर कैसे होगा, आप कह सकते हो, मान लो जैसे कि यहाँ पर गवर्नमेंट है, बोला जा रहा है गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों के ऊपर इस पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया, और इसकी मदद से जासूसी की है उन लोगों की। कैसे होगा, यहाँ पर मान लो यहाँ पर पर्सन ए है ये, और यहाँ पर पर्सन बी है। ठीक है, और ये पर्सन बी के, आप कह सकते हो, इसके पास मोबाइल फ़ोन है। अब क्या है, यहाँ पर इस पर्सन बी की हमें जासूसी करनी है, तो ये जो पर्सन ए है ये क्या कर सकता है, इस पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर सकता है। कैसे करेगा, वो यहाँ पर इस पेगासस स्पाईवेयर को इंस्टॉल कर देगा, किसके फ़ोन में, इसके फ़ोन में। कैसे इंस्टॉल होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, पर्सन ए कॉल करके भी इसके फ़ोन में इंस्टॉल कर सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरनाक पेगासस स्पाईवेयर इस बेसिस पर है कि यहाँ पर अगर बी का फ़ोन नंबर ए के पास है, तो यहाँ पर ए क्या कर सकता है, यहाँ पर आप कह सकते हो उस नंबर पर कॉल करेगा। उस नंबर पर कॉल करने के साथ साथ क्या होगा, उसके फ़ोन में जो पेगासस स्पाईवेयर है वो भी इंस्टॉल हो जाएगा।
अब जब पेगासस स्पाईवेयर इंस्टॉल हो जाएगा किसी के फ़ोन में तो उससे क्या हो सकता है। देखो उससे ये हो सकता है कि उसके फ़ोन के जो एसएमएसेस हैं वो निकाले जा सकते हैं, उसकी ईमेल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उसके फोटोज़ वीडियोस कॉन्टैक्ट्स रिकॉर्ड कॉल्स व्हाट्सएप चैट्स कैलेंडर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ओपन की जा सकती हैं। इनफैक्ट इससे भी खासकर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि माइक्रोफोन को एक्टिवेट किया जा सकता है, मतलब कि वो व्यक्ति अगर कहीं मीटिंग पर बैठा है कुछ बातचीत कर रहा है तो उसके फ़ोन के माइक्रोफोन को एक्टिवेट करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी बातचीत चल रही है, उसको हम लोग सुन सकते हैं, उसके कैमरे को एक्टिवेट कर सकते हैं, जीपीएस डेटा को उसका ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सारा काम किया जा सकता है किसी भी पर्सन के फ़ोन में पेगासस स्पाईवेयर को डालने के बाद। तो आखिरकार पेगासस स्पाईवेयर क्या है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि स्पाईवेयर किसने बनाया है, तो इजराइल का एक ग्रुप है, एक कंपनी है जिसको बोला जाता है एनएसओ ग्रुप, जिसने यहाँ पर ये स्पाईवेयर को बनाया है। और बोला जाता है कि हमारी सरकार ने इस स्पाईवेयर को खरीदा है क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि बहुत सारी और भी कंट्रीज़ ने इस स्पाईवेयर को खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा खर्चा, बांग्लादेश ने, सऊदी अरेबिया ने, बहुत सारी कंट्रीज़ ने खर्चा। इनफैक्ट यहाँ पर इस स्पाईवेयर को लाया गया था इस पर्पज़ से कि हम लोग टेररिज्म को टैकल करेंगे, मतलब आतंकवाद से लड़ने में मदद आएगा हमें लिए, हम लोग आतंकवाद को ट्रैक करेंगे, उनको एक तरीके से ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए स्पाईवेयर को लाया गया था, लेकिन आज के टाइम पर अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जैसे मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला यहाँ पर एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी बना दी गई है। ये कमेटी इन्वेस्टिगेशन करेगी और बताएगी हम लोग को लास्ट में कि वाकई में सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। अब जो कमेटी है ये यहाँ पर इसको बोला गया है जस्टिस आरवी रविंद्रन कमेटी, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे जो जस्टिस आरवी रविंद्रन साहब है ये एक एक्स जज है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पूरे कमेटी को ये हेड कर रहे हैं। साथ ही साथ इस कमेटी के अंदर और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं, खासकर टेक्निकल कमेटी आप देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप कह सकते हो टेक्निकल मेंबर्स बहुत सारे हैं, ये सारे अपने आप में एक्सपर्टीज़ हैं। जैसे कि यहाँ पर ये व्यक्ति आप देख पाओगे, ठीक है, ये सब यहाँ पर अपने आप में एक एक्सपर्टीज़ देखने को मिलेंगे जो कि खासकर टेक्नोलॉजी के मामले में है। इनका नाम देख पाओगे, अलग अलग लोग को इस कमेटी में डाला गया है। उसके बाद यहाँ पर इस पूरी कमेटी को देखने के लिए यहाँ पर आलोक जोशी साहब हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक फॉर्मर IPS ऑफिसर्स हैं, ये ऑफिसर हैं ये। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे संदीप ओबरॉय हैं। तो ये सभी लोगों को एक तरीके से इस कमेटी में बैठाया गया ताकि इन्वेस्टिगेशन की जा सके कि पेगासस स्पाईवेयर वाकई में सरकार के थ्रू इस्तेमाल किया गया या नहीं किया गया। आई होप आपको क्लियर हुआ है। नाउ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आता है एक छोटा सा आर्टिकल जहाँ पर हमारी केंद्र सरकार का एक स्टेटमेंट है। सेंटर के थ्रू एक स्टेटमेंट दिया गया कि जो ओमिक्रॉन वायरस के केसेस हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपका कोई भी ज़रूरी नहीं है बाहर जाना तो बिल्कुल मत निकलो, नॉन एसेंशियल ट्रैवल को बिल्कुल अवॉइड करना है, ऐसा हमारी केंद्र सरकार यहाँ पर बोलती है। क्योंकि 100 से ज़्यादा ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो केसेस हैं वो रेगुलरली देखने को मिल चुके हैं, अलग अलग स्टेट्स में ये केसेस फैल चुके हैं। तो इसके बेसिस पर आप फालतू में बाहर ना जाएं, ऐसा यहाँ पर सरकार का कहना है, ठीक है। तो ओमिक्रॉन के बारे में पहले हमने काफ़ी बार डिस्कशन किया था, तो मैं आपको भी आज भी 2-4 बातें बता देता हूँ जिसके बारे में आप लोग याद रखना, क्योंकि काफ़ी लंबे समय हो चुका है इसको पढ़े हुए। तो आर्टिकल हमारा जीएस पेपर टू हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपको मालूम होगा जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है बेसिकली इसका साइंटिफिक नेम क्या है। इसका साइंटिफिक नेम है B.1.1.529 और इसका एक तरीके से जो नाम है ओमिक्रॉन ये किसने दिया है, वो दिया है WHO, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ये वायरस सबसे पहली बार डिटेक्ट हुआ था साउथ अफ्रीका के अंदर। देन उसके बाद आज के टाइम पर बोला जाता है कि एक मोस्ट ट्रबलिंग वायरस है, क्योंकि इससे पहले भी हमारे पास अल्फा बीटा गामा ये अलग अलग आप देख पाओगे अलग अलग कैटेगरीज देखने को मिली थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा कंसर्न कैटेगरी के अंदर ये ओमिक्रॉन देखने को मिलता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। उसके बाद आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर ऑलरेडी ये फैल चुका है। उसके बाद और एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर आते हैं। देखो यहाँ पर जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाला गया है। हमने वायरस के लिए 2 कैटेगरीज को बनाया हुआ है, एक है वेरिएंट ऑफ कंसर्न और एक है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जो जो एक तरीके से वेरिएंट्स हैं वो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, मतलब वो ज़्यादा तबाही नहीं मचा रहे हैं। लेकिन वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में जिन जिन वायरस को डाला गया है वो अपने आप में काफ़ी खतरनाक है और उन्होंने ज़्यादा तबाही मचाई है। वायरस मतलब अलग अलग जो वेरिएंट्स डाले गए, क्योंकि कोरोना वायरस के अपने आप में बहुत सारे वेरिएंट्स देखने को मिले हैं। तो आज के टाइम पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लगभग यहाँ पर जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है इसके अंदर 5 वेरिएंट्स को डाल रखा है। उन वेरिएंट्स के बारे में भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सबसे पहला वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम B.1.1.529 है। इसको साउथ अफ्रीका के अंदर सबसे पहली बार आइडेंटिफाई किया गया नवंबर 2021 के अंदर, मतलब पिछले ही महीने ये आइडेंटिफाई किया गया है। उसके बाद डेल्टा है, डेल्टा के बाद गामा है, उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे बीटा है और अल्फा है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा और ओमिक्रॉन ये 5 आज के टाइम पर वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में आते हैं। इसके बारे में भी एक आइडिया रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। ना यहाँ पर आता है एक अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आर्टिकल है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी क्या हुआ है, यहाँ पर बोला गया
52 हैबेस कॉर्पस जो प्लीज हैं वो आज के टाइम पर पेंडिंग पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये हैबेस कॉर्पस क्या है? तो एक रिट पिटीशन है, आपको मालूम होगा बहुत सारे पिटीशंस हम लोग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर डालते हैं। तो आज के टाइम पर लगभग 52 पिटीशंस है जो कि हैबेस कॉर्पस वाली हैं, हैबेस कॉर्पस के मैटर्स हैं, ये पेंडिंग पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ऐसा बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं। तो एग्जैक्टली आप कह सकते हो कि एक इन्फॉर्मेशन शेयर करिए, ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन हैबेस कॉर्पस आखिरकार क्या है? तो हैबेस कॉर्पस एक रिट है जहाँ पर क्या होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम लोग अनलॉफुल डिटेंशन को चैलेंज करें। मतलब कि मान लो यहाँ पर किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन ए को यहाँ पर अनलॉफुल डिटेंट किया गया है, मतलब कि इसको कस्टडी में ले लिया गया है, और अब यहाँ पर कस्टडी में लिया गया तो उसके बेसिस पर उस चीज़ को चैलेंज करने के लिए हैबेस कॉर्पस एक पिटीशन है जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर इस व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो भी इसके पास हक है, उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। मतलब कि जो यहाँ पर आप कह सकते हो कि अनलॉफुल डिटेंशन इसको किया गया है, अब उसके ऊपर हम लोग एक पिटीशन डालकर इस व्यक्ति को रिलीज करवा सकते हैं, क्योंकि इसके पास भी बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ओके, तो हैबेस कॉर्पस क्या है, आई होप आपको क्लियर हुआ है। हैबेस कॉर्पस के साथ आज के टाइम पर बहुत सारे और भी पिटीशंस देखने को मिलते हैं, जो रिट जिसको हम लोग बोलते हैं, टाइप्स ऑफ रिट अलग अलग है। लेकिन उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो हैबेस कॉर्पस की रिट पिटीशंस है, ये पेंडिंग पड़े हुए हैं। पहले 2018 में 43 थे, 2019 में 40, मतलब लगातार जो पेंडेंसी है ना, वो लगातार आप देख पाओगे इंक्रीज हुई है। 2020 के अंदर 53 केसेस देखने को मिलेंगे। तो अपने आप में आप कह सकते हो पेंडेंसी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये भी यहाँ पर बताया गया। उसके बाद मैंने एक पिक्चर शेयर कर दिया टेलीग्राम पर, यह है पिटीशन के बारे में। तो आज के टाइम पर देखो हैबेस कॉर्पस के बारे में चर्चा करिए, तो हैबेस कॉर्पस के साथ साथ अलग अलग और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिट होते हैं। हैबेस कॉर्पस के बाद होता है एक मैंडेबस, मैंडेबस के बाद सर्चोरेरी, देन प्रोहिबिशन, देन उसके बाद कोरांटो। इसके बारे में पढ़ सकते हो। हैबेस कॉर्पस, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस यही है किसी व्यक्ति को यहाँ पर रिलीज करवाना जो कि अनलॉफुली डिटेन किया गया है। मतलब आप कह सकते हो कि उसको कस्टडी में लिया गया है, लेकिन उसके पीछे का कोई यहाँ पर कारण ऐसा देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, तो उसको एक तरीके से बचाने के लिए, यहाँ पर उसको रिलीज करवाने के लिए हैबेस कॉर्पस का इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार से मैंडेबस का इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है यहाँ पर, एक तरीके से जो पब्लिक ड्यूटीज़ है उसकी परफॉर्मेंस को सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसको एक बार रीड कर सकते हो। इसकी जो पिक्चर है मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, लेकिन हैबेस कॉर्पस इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मैंने आपको बता दिया है। तो आज आपने हैबेस कॉर्पस पढ़ा ही है, तो इसके साथ साथ ये वाले भी जरूर पढ़ लेना। आपके जो लक्ष्मीकांत पॉलिटी है उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें डिटेल्ड में मेंशन्ड है। ओके, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आता है एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को भूटान का एक टॉप सिविलियन अवार्ड मिलने वाला है, ऐसा स्टेटमेंट भूटान ने फ्राइडे में दिया। ठीक है, मतलब कल के दिन भूटान ने यहाँ पर कन्फर्म कर दिया है कि बिल्कुल भूटान का एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम है ड्रग गाल्पो। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया जाएगा। और ये अनाउंसमेंट हुआ है भूटान के 114th नेशनल डे के ओकेजन पर। तो यहाँ पर भूटान इसको सेलिब्रेट कर रहा था, उस बेसिस पर इन्होंने बोला हम प्राइम मिनिस्टर को यह अवार्ड देने वाले हैं। तो डेफिनेटली जब प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट टाइम भूटान पहुंचेंगे तो उनको यह अवार्ड दिया जाएगा। और इसी के साथ आज के टाइम पर जो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, वो जो बाइडन को बीट कर चुके हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है इसी के साथ, क्योंकि कल इसको लेकर हिंदुस्तान टाइम्स में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि जो बाइडन को बीट कर दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। और वो एक तरीके से कैसे बीट किया है, क्योंकि जो बाइडन को इतने अवार्ड्स नहीं मिले हैं। जो बाइडन को रिगार्डिंग अगर हम देखें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर और भी बहुत सारे और भी लीडर है, जैसे कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, इनके पास अभी काफ़ी अवार्ड्स हैं। प्लस उसके बाद रशियन प्रेसिडेंट यहाँ पर इमानुअल मैक्रोन। ठीक है, अभी इनके पास भी बहुत सारे एक तरीके से अवार्ड्स देखने को मिलेंगे। तो अभी इनको बीट नहीं किया गया है, लेकिन फिलहाल जो बाइडन को बीट कर दिया है, तो इसके बारे में एक आइडिया आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो भूटान है, बेसिकली यहाँ पर एक ऐसी पहली कंट्री था जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर विजिट करे थे, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बने थे 26 मई 2014, मतलब 2014 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे, इनकी सरकार आई थी। तो उस बेसिस पर भूटान में सबसे पहली बार यहाँ पर ये गए थे। भूटान पहली कंट्री था जहाँ पर इन्होंने विजिट किया। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे बात करता है, ज़्यादा कुछ खास आर्टिकल यहाँ पर नहीं है। फ्रांस यहाँ पर रेडी है हम लोग को और भी बहुत सारे रफाल जेट्स को देने के लिए। तो ये फ्रांस का स्टेटमेंट निकल कर आया है। फ्रांस ने बोला है कि बिल्कुल आज के टाइम पर जो देखो रिलेशंस है इंडिया फ्रांस के अपने आप में काफ़ी बेहतर है। आपको मालूम होगा हमने ऑलरेडी फ्रांस के साथ रफाल डील कर रखी है। हमने 36 रफाल जेट्स को खरीदे हैं, 56,000 करोड़ रुपए में हम लोगों ने ये डील करी थी, जो कि आज के टाइम पर हम लोग रफाल्स ले रहे हैं। अब क्या है, फ्रांस यहाँ पर ये बोलता है कि एडिशनल अगर रफाल चाहिए तो उसके लिए बिल्कुल फ्रांस रेडी है और भी रफाल जेट्स प्रोवाइड करवा सकता है। तो यहाँ पर अगर इंडिया चाहता है अपने आप को थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना, तो डेफिनेटली यहाँ पर फ्रांस के साथ यहाँ पर एक डील कर सकता है। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर स्टेटमेंट आया है। तो कुछ खास चीज़ें नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट वाइज यहाँ पर आर्टिकल से खेला जा रहा है, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग मतलब इसके बारे में एक आइडिया ही रख सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं है।
लगभग 59,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी, जिसमें हम लोगों ने 36 रफाल जेट्स को परचेस करने की बात की थी। 2016 में ये डील करी गई थी, ये आप लोग को मालूम होगा। इतनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ज़्यादा यहाँ पर कुछ खास चीज़ें नहीं है। उसके बाद फ्रांस ने बोला है बिल्कुल फ्रांस भारत को सपोर्ट करता है और आज के टाइम पर खासकर इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर भी सपोर्ट करता है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर क्या हुआ है, चाइना का कंसर्न हम लोगों ने देखा है कि बढ़ता हुआ नजर आया है। तो ये सारी स्टेटमेंट निकल कर आई हैं, तो इस आर्टिकल को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दिया है ताकि आप लोग समझ सको कि हाँ कुछ है नहीं इसके अंदर। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा की गई है जो इकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, एनवायरमेंट को लेकर जो काम करते हैं, अब ये अपोज करते हैं किस चीज़ को, मतलब किसी चीज़ के विरुद्ध में, और वो क्या है, वो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इस एक्ट के अंदर अभी अमेंडमेंट करने की चर्चा की जा रही है, इसके अंदर संशोधन करने की चर्चा की जा रही है। अब जब बदलाव होगा तो उस बदलाव से यहाँ पर जो इकोलॉजिस्ट है वो इसको अपोज करते हैं कि नहीं, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, जैसा एक्ट है वो वैसा ही रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ये जो बिल है, क्योंकि अब जब हम लोग ये एक्ट है अब इसके अंदर बदलाव करेंगे तो एक अमेंडमेंट बिल लाना पड़ेगा, फिर बाद में एक्ट बनेगा वो। तो जो बिल है बेसिकली जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है, वो बिल ये मकसद ये रखता है कि आज के टाइम पर जो भी हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेस हैं उनके ऊपर क्या करेगा, वो एक तरीके से कमर्शियल ट्रेड को लेकर आएगा। क्वेश्चन ये है कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज आखिरकार क्या होते हैं। तो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की बात करें तो जैसे हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारी चीज़ें हो गई। इनकी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग काफ़ी काम करें। आज के टाइम पर हम लोग एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी काम करते हैं, अपने प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करने में काफ़ी काम करते हैं। तो यहाँ पर इसकी प्रोटेक्शन के लिए ही बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 लाया था। लेकिन अब इसके अंदर बदलाव किए जा रहे हैं। बदलाव करके पता ये चलेगा कि कहीं ना कहीं ये जो भी हमारी चीज़ है, जो भी हमारा बायोलॉजिकल रिसोर्स है, इसको खतरा पहुंचेगा। क्योंकि इस समय क्या होगा, यहाँ पर कुछ कमर्शियल ट्रेड की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। हम लोग कहीं ना कहीं पैसा जनरेट करने की तरफ आगे बढ़ेंगे कि हम लोग कहीं ना कहीं इस फॉरेस्ट से पैसा निकाल सकें, इससे पैसा जनरेट कर सकें, इसके ऊपर फोकस रहेगा। तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारे फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन है, हमारे प्लांट्स एनिमल्स की प्रोटेक्शन है, वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आएगी। तो इसी वजह से जो इकोलॉजिस्ट हैं वो इसको अपोज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो एनवायरमेंटलिस्ट ने यहाँ पर एक्सप्रेस किया अपना कंसर्न कि बिल्कुल यहाँ पर जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अमेंडमेंट में आप जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो कहीं ना कहीं आपके फ़ायदे के लिए हैं। आप कमर्शियल ट्रेड करने के लिए, आप व्यापार करने के लिए एक तरीके से अमेंडमेंट कर रहे हो, इससे काफ़ी नुकसान होगा। तो यहाँ पर जो ये अमेंडमेंट है इस एक्ट के अंदर, ये जो बिल है बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है लोकसभा के अंदर हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर के थ्रू। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और जो ये अमेंडमेंट बिल है, ठीक है, अब क्या होगा, इससे आप कह सकते हो इससे बहुत कुछ फ़ायदा मिलने वाला है लोगों को। क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बस समझाता हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो ये पहले एक्ट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आप जाकर कहीं पर भी रिसर्च कर सको, ठीक है, कोलैबोरेटिव रिसर्च कर सको, इन्वेस्टमेंट कर सको कहीं पर, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इस एक्ट के अंदर बहुत सारी और भी बॉडीज है जो कि हमारे कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करती हैं, फॉरेस्ट को, प्लांट्स, एनिमल्स को प्रोटेक्शन देती हैं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है रिसर्च वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पर आप कह सकते हो वही चीज़ों को हटाने के लिए क्या किया गया है, इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया है। इस अमेंडमेंट के अंदर जो भी मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स होंगे, सीड सेक्टर होंगे, उन सबको एक तरीके से इजाज़त दी जाएगी, वो जाकर रिसर्चेस वगैरह कर सकें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर सकें। और उसके बाद क्या होगा, अब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर व्यापार भी होगा, कमर्शियल ट्रेड भी होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर इसको बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक कंसर्न भी है। जो यहाँ पर बिल है, बिल यहाँ पर यह बताता है कि देखो इसका एक तरीके से बहुत बड़ा स्कोप देखने को मिलेगा, लेकिन बिल के अंदर यहाँ पर एक चीज़ और है। बिल कहीं ना कहीं एक तरीके से जो कंजर्वेशन वाला जो प्रोटेक्शन है उससे यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करेगा और हमारे जो एनवायरमेंट है उसको नुकसान पहुँचाएगा। प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये नुकसान पहुँचाने वाला बिल है, ऐसा भी बहुत सारा स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है। अब यहाँ पर एक बॉडी है लाइफ क्या है, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट। इनका कहना यह है, ये जो बिल है, ये बिल क्या करेगा, जो हम अभी तक के सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो बायोलॉजिकल हमारा रिसोर्सेज है, जो हमारा प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको प्रोटेक्शन के लिए हम लोग जितनी भी ताकत लगा रहे हैं, जितने भी एफर्ट्स लगा रहे हैं, वो सब बेकार हो जाएंगे अगर यह बिल पास हो जाता है तो। क्योंकि यहाँ पर फिर काफ़ी सारी इजाज़त दे दी जाएगी, कमर्शियल ट्रेड के लिए इजाज़त दी जाएगी, रिसर्चेस के लिए इजाज़त दी जाएगी, अपने तरीके से चीज़ों को चलाएंगे। उससे कहीं ना कहीं हमारा जो एक तरीके से एनवायरमेंट है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में आएगा। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर यह भी बताया कि देखो यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं दिया गया इस अमेंडमेंट के अंदर कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं, लोकल कम्युनिटीज़ हैं, मान लो किसी भी एरिया के अंदर जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्शन मिले, उनका स्टेक बढ़ाया जाए, तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से लोकल कम्युनिटीज़ का नुकसान ही नुकसान है, ऐसा भी यहाँ पर बताया गया है, जहाँ पर भी लोग रिसर्चेस वगैरह करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, जो आयुष मिनिस्ट्री है, आयुष को भी यहाँ पर इसके अंदर से एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं जो आयुष मेडिकल सेक्टर है खासकर, ये भी क्या करेगा, आप कह सकते हो कि
यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, यहाँ पर इनको भी कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये भी रिसर्चेस वगैरह कर सकते हैं और प्लस उसके बाद व्यापार वगैरह भी कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पर कहीं ना कहीं जो हमारा एनवायरमेंट को लेकर, प्रोटेक्शन को लेकर एफर्ट्स लगा रहे थे, वो कहीं ना कहीं बेकार होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अब आखिरकार यहाँ पर किसके अंदर चेंजेस किए जा रहे हैं? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर चेंजेस किए जा रहे हैं। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट क्या है, मैं आप लोग को ये भी बता देता हूँ। आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 2-3 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बिल है, ये जो एक्ट है बेसिकली पुराना वाला, इसको लाया गया था 2002 में। इसका मेन मकसद ये था कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को कंजर्व करें, उनको प्रोटेक्शन दें। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एक तरीके से उनका यूज़ जो भी हो, सस्टेनेबल यूज़ हो, फेयर यूज़ हो। ऐसा ना हो कि हम लोग भरपूर मात्रा में उनका यूज़ कर रहे हैं या फिर आप कह सकते हो कि इस प्रकार से यूज़ किया जा रहा है कि उसका व्यापारी हो रहा है। तो ये काम ना करें। उसके बाद जो भी लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, जहाँ पर भी प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वहाँ पर बहुत सारे जो रहने वाले लोग हैं, उनको भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उनको भी बेनिफिट्स मिलना चाहिए उसका। इस प्रकार से चीज़ों के ऊपर ध्यान रखता था बायोलॉजिकल एक्ट 2002, जिसके अंदर अभी बदलाव करने की चर्चा की जा रही है। अब यहाँ पर जो पुराना वाला एक्ट है, इसके अंदर फीचर्स क्या क्या हैं? इसके अंदर वही फीचर्स हैं कि भाई यहाँ पर कोई भी पर्सन है, देखो कोई भी पर्सन यहाँ पर रिसर्च वगैरह नहीं कर सकता है। अगर रिसर्च वगैरह करनी है तो सबसे पहली बात अप्रूवल लेना पड़ेगा नेशनल बोर्ड अथॉरिटी से। ठीक है, तो उसके बाद रिसर्च कर पाएगा, तो इसको प्रोहिबिट किया गया था। उसके साथ साथ यहाँ पर जो भी रिजल्ट्स निकल कर आते हैं रिसर्च को लेकर, उसको भारत से कहीं ट्रांसफर दूसरी जगह पर नहीं किया जाएगा। ये सारे प्रोहिबिशन होते हैं। प्लस यहाँ पर आप कहीं कोई रिसर्च करके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो नहीं ले सकते हो, जैसे कि आप बोलोगे हाँ मैं इस पर पेटेंट राइट ले रहा हूँ, तो यहाँ पर वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो इन सब चीज़ों को रोक दिया गया था। लेकिन अब जो अमेंडमेंट हुआ है, जो बदलाव हुआ है, तो ये सारी चीज़ें चालू कर दी जाएंगी, जिससे कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एनवायरमेंट नुकसान में पहुंचेगा। ये यहाँ पर एग्जैक्टली बताया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। अगेन यहाँ पर आप देख पाओगे पेगासस के बारे में चर्चा हो रही है। जैसे मैंने आपको बता दिया है पेगासस के बारे में क्या क्या है। तो आर्टिकल यहाँ पे काफ़ी सारे बेकार बेकार है, इनको आप लोग स्किप कर सकते हो। एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिलेगा, चर्चा करता है जो एनवायरमेंट बोल रहा हूँ, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उसने क्या किया। अभी बहुत सारे जो एसेट हैं किसके, NSCN-IM क्या है, ये है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मूविया। ठीक है, यहाँ पर इसके जो मेंबर्स हैं, इनके एसेट्स को यहाँ पर अटैच किया है ईडी ने एक तरीके से इनके एसेट्स को ले लिया है। क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हो कि कोई एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का केस देखने को मिला। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे थे, उस बेसिस पर ईडी ने इनके ऊपर चार्ज किया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके रिगार्डिंग, कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा इस आर्टिकल में से, तो डेफिनेटली कहीं से कहीं तक कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। लेकिन क्या है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बॉडी है। जब भी आप लोग पॉलिटी पढ़ोगे तो उस पॉलिटी के अंदर जब भी किताब पढ़ोगे तो उसके अंदर पूरा का पूरा एक चैप्टर है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर। आप इकोनॉमी के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में काफ़ी बार पढ़ते हो। तो ईडी के बारे में हमने काफ़ी पहले, लगभग 3 महीने पहले डिस्कशन किया था। इस वजह से मैं वापस से ईडी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। ठीक है, अब जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जीएस पेपर 2 के अंदर सिलेबस के अंदर बताया गया है स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी और वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना होता है। तो बात करते हैं इस ईडी के बारे में। तो ईडी बेसिकली एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेन काम क्या है, इसका एग्जैक्टली जो मेन काम है, जो एक तरीके से आप कह सकते हो पैसों के रिगार्डिंग, यहाँ पे जो मनी के रिगार्डिंग जो भी फ्रॉड्स होता है उनको रोकने का ये काम करता है। और इसी के बेसिस पर इसके पास 2 स्पेशल लॉज हैं, एक्ट है बेसिकली। एक है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जिसको हम लोग फेमा बोलते हैं। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। अब यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज को लेकर जो भी यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो फ्रॉड देखने को मिलता है, उस फॉरेन एक्सचेंज को लेकर जो भी फ्रॉड होता है उसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट देखता है। या फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है, जैसे मैंने आपको बताया ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। तो इस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करता है हमारा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अगर हम लोग इसका इतिहास देखें तो इस डायरेक्टरेट को बनाया गया था 1 ऑफ में 1956 में। तब यहाँ पर एनफोर्समेंट यूनिट के तौर पर जाना जाता था, लेकिन 1957 में इसका नाम बदलकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया था। तब से यहाँ पर ये लगातार काम कर रहा है। आज के टाइम पर इसके पास अलग अलग पावर्स है, जैसे मैंने आपको बताया फेमा पावर्स दी गई हैं। मतलब जो फॉरेन करेंसीज हैं उसको लेकर कोई भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि विवाद आता है तो उसको देखता है ये हमारा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस होते हैं वो भी यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ही देखता है। तो इसके बाद यहाँ पर जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इसके अंदर बात करें तो बहुत सारे आपको लोग देखने को मिलते हैं। यहाँ का जो डायरेक्टर है आप कह सकते हो, इनके अंदर एक डायरेक्टर भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पर आप कह सकते हो कि बहुत सारी अलग अलग बॉडीज से लोगों को लिया जाता है। तो मतलब कुछ खास चीज़ नहीं है यहाँ पर। अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास फेमा और पीएमएलए एक्ट के अलावा भी यहाँ पर कुछ और पावर्स होती हैं। वो पावर्स क्या हैं, तो ईडी यहाँ पर ये काम करता है
जो फजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स होते हैं उनको टैकल करता है। फजिटिव मतलब जो भगौड़े होते हैं, मतलब पैसा लिया कंट्री से भाग गए, ठीक है। आप समझ गए होंगे, बहुत सारे ऐसे केसेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं कि कंट्री से, बैंक से काफ़ी लोन लिया और उसके बाद यहाँ पर कंट्री छोड़ के भाग जाते हैं। तो उनके वाले केसेस भी हमारा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ही देखता है, तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। प्लस यहाँ पर जो स्मगलिंग होती है, उस स्मगलिंग एक्टिविटीज़ को रोकने का काम भी हमारा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ही करता है। इनके पास अपनी खुद की एक स्पेशल कोर्ट है जहाँ पर जो भी केसेस होते हैं उनकी सुनवाई होती है। तो इसके बारे में क्लियर रखना कि आखिरकार ईडी क्या है। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, कब बना था, क्या काम है, कौन से एक्ट को देखता है, फजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स कौन होते हैं, सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। आगे आएंगे पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पर एक लौता सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा और ये ऐसा आर्टिकल है जिसके बारे में हम लोग रेगुलरली आजकल डिस्कस कर रहे हैं और कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है यहाँ पर। इस आर्टिकल में क्या बोला गया, रशिया ने एक तरीके से बोला है जो यूएस का नेटो रोल है वो एक तरीके से लिमिट में रहे, मतलब लिमिट में क्या रहे, इसको लेकर रशिया ने एग्जैक्टली कुछ अनफिनिश सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स को रिलीज़ किया है। ठीक है, कुछ सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स थे उसको रशिया ने रिलीज़ किया, जिसमें यहाँ पर एक तरीके से बोला गया है कि जो एक तरीके से यूएस आज के टाइम पर यूएस का चलाया हुआ जो नेटो अलायंस है, नेटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर 30 नेशन है, इन कंट्रीज़ का जो ग्रुप है, ये आज के टाइम पर इस नेटो के अंदर कोई भी नया मेंबर ऐड नहीं करेंगी। इसको लेकर एक कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिसको रशिया ने रिलीज़ किया है। ठीक है, तो रशिया ने बोला है बिल्कुल आप लोग यहाँ पर इसके अंदर कोई भी नया मेंबर्स रिलीज इसके अंदर कोई भी नया मेंबर ऐड नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि बहुत पुराने टाइप के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास लग रहे हैं। ठीक है, अब इसको लेकर एक मीटिंग भी होने वाली है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये जो अलायंस है, अलायंस को बिल्कुल भी अपनी जो मेंबरशिप है वो नहीं बढ़ानी है। मतलब जो नेटो है, खासकर नेटो है, मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 30 नेशन है इसके अंदर, वो अपनी मेंबरशिप को नहीं बढ़ा सकते, किसी और दूसरे कंट्री को इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। मुद्दा क्या है मैं इसको समझाता हूँ। ठीक है, तो नेटो आखिरकार क्या है आपने समझा, और नेटो एग्जैक्टली ये भी बोलता है कि इनका जो आर्टिकल 5 है वो ये बोलता है कि अगर किसी भी एक कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो मतलब सभी कंट्रीज़ के ऊपर अटैक होता है, सभी कंट्रीज साथ में आ जाएंगी। अब ये मुद्दा क्या है, रशिया ऐसा क्यों कर रहा है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा समझने के लिए एक मैप को देखेंगे ताकि आप चीज़ों को थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर कर पाओ। ठीक है, तो ये सारे पुराने वाले मैप हो गए, एक नया जो भी हमने डिस्कशन किया है अभी, हाँ एक नया मैप ये वाला है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे ऊपर आपको रशिया नजर आएगा, इसके बराबर में यूक्रेन नजर आएगा। तो रशिया यूक्रेन का जो डिस्प्यूट है बेसिकली, उस डिस्प्यूट की वजह से यहाँ पर रशिया ये स्टेटमेंट देता है, बोलता है कि हमारे पास इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स जो कि हमने रिलीज़ करे हैं। जैसे आप लोग देख पाओगे यूक्रेन का जो नीचे रीजन है, ये क्रीमिया वाला, इस रीजन को हथियाया लिया था रशिया ने साल 2014 में। उसके बाद जो ये वाला बॉर्डर वाला एरिया आपको दिख रहा होगा, ये एरिया सेपरेटिस्ट कंट्रोल एरिया है, जहाँ पर मांग चलती है कि हम लोग को एक अलग से एरिया चाहिए, या फिर ये लोग भी रशिया के फेवर में रहते हैं। अब क्या हुआ, रशिया एक तरीके से आज के टाइम पर पॉसिबिलिटी है कि मतलब यूक्रेन को इन्वेड करे, इसके ऊपर कब्जा करे, क्योंकि यूक्रेन के आसपास जो भी बॉर्डर्स हैं यहाँ पर पूरी तरह से रशिया ने अपने ट्रूप्स को तैनात कर दिया है, जो भी अपने सोल्जर्स हैं वो फैला दिए हैं। ऐसी रिपोर्ट यूएस ने रिसेंटली ही पब्लिश करी है। तो इसके बेसिस पर हमने देखा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, यूएस हो गया या और भी बहुत सारे यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं, वो सब यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं। और यूएस ने यहाँ पर बोला कि हम लोग नेटो के अंदर यूक्रेन को ऐड कर लेंगे, और यूक्रेन मांग भी ये कर रहा है कि हमें नेटो के अंदर आना है, नेटो के ग्रुप का पार्ट बनना है। अगर नेटो के ग्रुप का पार्ट बन जाएगा तो जैसे मैंने बताया, नेटो का आर्टिकल 5 क्या बोलता है कि किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक, किसी एक कंट्री के ऊपर अटैक होगा तो मतलब सबके ऊपर अटैक होगा, सब साथ में आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि रशिया कहीं ना कहीं यूक्रेन को इन्वेड नहीं कर पाएगा, यूक्रेन को एक तरीके से कब्जा नहीं पाएगा। तो यूक्रेन मांग करता है नेटो के अंदर आने की, और रशिया इसी को अपोज करता है। रशिया बोलता है नहीं, नेटो का मेंबर कोई भी नहीं बढ़ेगा, और यूक्रेन, हम नहीं चाहते कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बने। तो इसी के बेसिस पर जो पुराने वाले डॉक्यूमेंट्स है वो रिलीज़ करें, और उस बेसिस पर बताया है कि आप लोग जो खासकर नेटो अलायंस है वो अपने मेंबरशिप को एक्सपैंड नहीं कर सकता है, ऐसा ये स्टेटमेंट निकल कर आता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है। बाकी जो मैंने जो मुद्दा समझाया मैप में, वो आप देख पाओगे, बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझा दिया है। वही इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आज के टाइम पर रशिया ने अपने बहुत सारे ट्रूप्स तैनात कर दिए हैं यूक्रेन पर। 2014 में आप देख पाओगे यूक्रेन का जो क्रीमिया वाला रीजन है वो हथियाया था। वही इन्फॉर्मेशन पुरानी वाली दी गई है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं अब अगले आर्टिकल पर। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पेज है ये हमारा लिए आज बिल्कुल बेकार है, यहाँ पर कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं देखने को मिलेगा। बिजनेस सेक्शन पर वैसे आर्टिकल आते हैं लेकिन आज कुछ भी नहीं है। अब डायरेक्टली चलेंगे हम लोग अपने एडिटोरियल पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को।
आज के एडिटोरियल में पहला एडिटोरियल बात करता है रशिया इंडिया चाइना को लेकर, ठीक है। इसको डिस्कस करेंगे, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, पहले भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, कल भी। इसके बाद यहाँ पर अभी इंडिया आज के टाइम पर सेमीकंडक्टर मिशन की तरफ बढ़ चुका है, जो कि एक बहुत बेहतरीन स्टेप है और हमें ज़रूरत भी था हम लोग ये स्टेप उठाएं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर ऑथर लिखते हैं डिसेबिलिटीज़ को लेकर कि डिसेबल पर्सन को आज के टाइम पर प्रोटेक्शन ज़्यादा मिलनी चाहिए। क्या डेटा है आज के टाइम पर डिसेबल पर्सन को लेकर भारत के अंदर, वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इस वाले आर्टिकल को लेकर। तो यहाँ पर आर्टिकल में क्या चर्चा की गई है कि अभी आपको मालूम होगा, मैंने थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था कि इंडिया का जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने डिसीजन लिया है कि हम लोग काफ़ी सारा पैसा लगाने वाले हैं, खासकर सेमीकंडक्टर्स के मामले में। 76,000 करोड़ रुपए, मतलब कि 76,000 करोड़ रुपए यहाँ पे लगाए जाएंगे ताकि जो सेमीकंडक्टर्स है इसकी फील्ड में मैन्युफैक्चरिंग की जा सके हमारी कंट्री में। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि आखिरकार ये सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं। तो सेमीकंडक्टर्स एक छोटी चिप देखने को मिलेगी। ये चिप अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में यूज़ होती है। आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करो, लैपटॉप यूज़ करो, ठीक है, कार यूज़ करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, तो उन सभी के अंदर यहाँ पर इस चिप का इस्तेमाल होता है, ठीक है। हर जगह पर आपको सेमीकंडक्टर देखने को मिलेगा। तो अभी क्या हुआ, साल 2020 में जैसे कोरोना वायरस आया उसके बाद सेमीकंडक्टर का अकाल पड़ चुका था और हमने देखा कि अगर आपको कार्स वगैरह लेनी है या फिर कार वगैरह सर्विस पर भी देने जा रहे हो तो उसमें 1 महीना 2 महीने का टाइम लग रहा था। किस बेसिस पर? क्योंकि वो सेमीकंडक्टर कंट्री के अंदर अवेलेबल ही नहीं था। और आज के टाइम पर अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर को लेकर तो मैं आपके साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस देखने को मिलती हैं। इन सेमीकंडक्टर्स को बनाने के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। तो सिलिकॉन का यूज़ करके हम लोग ऐसे सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं, अलग अलग जगह पर इनका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर हम बात करें दुनिया में सेमीकंडक्टर सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनाया जाता है तो ताइवान में बनाया जाता है। ताइवान की एक कंपनी है TSMC, आपको देखने को मिलेगा, UMC देखने को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स ताइवान के अंदर बनाए जाते हैं। ताइवान के बाद आप देख पाओगे साउथ कोरिया हुआ, देन उसके बाद चाइना हुआ। ये कुछ कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि ताइवान बनाता तो है, लेकिन अभी हमने देखा सेमीकंडक्टर को बनाने के पीछे सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। दुनिया में सिलिकॉन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है तो वो चाइना है। तो आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना है, ठीक है। अभी साल 2020 में ये हुआ कि अभी क्या हुआ, सारा जो ट्रेड वगैरह हमने रोक दिया था तो उसके बेसिस पर जो एक तरीके से सेमीकंडक्टर हैं वो कंट्रीज़ के अंदर सप्लाई नहीं हो पा रहे थे, सेमीकंडक्टर्स नहीं आ पा रहे थे। अब सेमीकंडक्टर्स नहीं होंगे तो आपको डेफिनेटली उसकी सर्विस भी नहीं मिल पाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है मैंने आपको बता दिया एक्जैक्टली। अगर लिखित में देखोगे तो यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है कि सेमीकंडक्टर बेसिकली यहाँ पर एक प्रकार का आप कह सकते हो एक प्योर एलिमेंट है जिसको हम लोग सिलिकॉन जर्मेनियम से बनाते हैं। और एक तरीके से आप कह सकते हो इसके अंदर यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आज के टाइम पर सेमीकंडक्टर्स हर डिवाइस में यूज़ होता है, चाहे वो कंप्यूटर, स्मार्टफोन, अप्लायंसेस, गेमिंग हार्डवेयर, मेडिकल इक्विपमेंट, सभी जगह पर सेमीकंडक्टर इस्तेमाल हो रहा है। तो आज के टाइम पर भारत ने देखा साल 2020 में काफ़ी बुरी हालत हुई हमारी, तो उस बेसिस पर यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव किया है कि हम लोग 76,000 करोड़ रुपीज़ खर्चने वाले हैं सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। हम अपने कंट्री के अंदर ये सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी बिल्डिंग करने वाले हैं जिससे कि काफ़ी हद तक यहाँ पर हम लोग को हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक ने हम लोग को दिखाया। क्योंकि आज के टाइम पर सेमीकंडक्टर्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वही बात है जो कि मैं आप लोगों को अलग से बता चुका हूँ। ऑटोमोबाइल्स के अंदर, गैजेट्स के अंदर, रेफ्रिजरेटर, कुछ मेडिकल डिवाइसेस हो गए जैसे कि ECG मशीन हो गया, सभी के अंदर सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है। कोविड-19 पैंडेमिक ने क्या किया, यहाँ पर आप कह सकते हो कि काफ़ी कुछ यहाँ पर एक तरीके से परेशानी पहुँचाई, खासकर व्यापार को लेकर, जिसके बेसिस पर हम लोग सेमीकंडक्टर्स को लेकर डील नहीं कर पाए। और सेमीकंडक्टर्स जो है एक वाइटल, एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। और क्या होगा, इसी के बेसिस पर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सेमीकंडक्टर्स को आगे लेकर आएँ और एक तरीके से अपने कंट्री के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग करें, जिससे कि हमारी जो डिपेंडेंसी है आज के टाइम पर दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर सेमीकंडक्टर्स को लेकर, वो डिपेंडेंसी कम हो जाए। ये यहाँ पर मेन फोकस रखा जाए, ठीक है। तो आज के टाइम पर इसके बारे में ध्यान रखना है। वैसे हम लोग यहाँ पर चाइना से भी एक तरीके से इंपोर्ट वगैरह खरीदते, लेकिन चाइना का रोल काफ़ी कम आज के टाइम पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखने को मिलता यह है कि जो सेमीकंडक्टर्स है वो हैंडफुल ऑफ कंट्रीज़ के थ्रू ही बनाया जाता है, जैसे कि ताइवान, साउथ कोरिया, US, जापान, और मोर रिसेंटली आप देख पाओगे यहाँ पर चाइना। फिलहाल यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो चाइना है उसका ज़्यादा रोल देखने को मिलेगा नहीं, ताइवान का सबसे ज़्यादा रोल है। और रिसेंटली आपको मालूम होगा ताइवान के साथ हमने डील भी करी है कि हम लोग क्या करेंगे, सेमीकंडक्टर्स को लेकर काम करेंगे, सेमीकंडक्टर्स बनाएंगे अपने कंट्री के अंदर, ठीक है, ताइवान की मदद से। तो इसको लेकर भी एक डील हो चुकी है जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर इंडिया आज के टाइम पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दे रहा है। लगभग काफ़ी सारा पैसा हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा इन चीज़ों का, उसके बदले में आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो इसके बेसिस पर यहाँ
पर हम लोग ग्रो करेंगे, जो कि एक बहुत बेहतरीन सा स्टेप है। ठीक है, एक बेस्ट स्टेप यहाँ पर बताया गया है ऑथर के थ्रू। उन्होंने बोला है कि यहाँ पर इंडिया को थोड़ा बहुत और चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और खासकर यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो नया मिशन है ये फोकस करने वाला है, और इसके ऊपर आपको थोड़ा सा फिजिकल सपोर्ट, पैसा का सपोर्ट वगैरह लगाना है, जिसके बेसिस पर हम लोग आगे ग्रो कर सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर मिशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये हमारी जो चिप और डिस्प्ले इंडस्ट्री है उसके डेवलपमेंट के ऊपर काम करेगा, उनको पावर्स देगा, ऐसा यहाँ पर ऑथर चीज़ों को मेंशन करते हैं। ओके, जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो यहाँ पर बात करता है फॉर डिसेबल्ड सिटीजन्स टू हैव द पुलिस दे डिजर्व। मतलब कि जो डिसेबल सिटीजन्स हैं उनके लिए भी एक न्याय होना चाहिए। ठीक है, आज के टाइम पर डिसेबल सिटीजन्स को लेकर कुछ डेटा आता है हमारे पास, वो डेटा मैं आपके साथ पहले शेयर करूंगा, फिर उसके बाद यहाँ पर जो ये आर्टिकल के अंदर ऑथर ने लिखा है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं हमारे जीएस पेपर 2 में, सोशल एम्पावरमेंट, वेलफेयर स्कीम्स, तो ये सब टॉपिक यहाँ पर कहीं ना कहीं रिलेट होते हैं इस एडिटोरियल से। अगर हम बात करें, देखो डिसएबिलिटी होती क्या है। मान लो यहाँ पर किसी पर्सन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, उसको कहीं ना कहीं किसी इंसिडेंट की वजह से वो एक तरीके से अपाहिज हो चुका है, तो यहाँ पर क्या हुआ, वो उसके अंदर इंपेयरमेंट देखने को मिलेगी, वो कोई काम करने के लिए एबल नहीं है, वो कोई काम करने के लिए सक्षम नहीं है, वो हम डिसेबिलिटी की कैटेगरी के अंदर उसको रखते हैं। तो डिसेबिलिटी आज के टाइम पर एक सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ में जैसे भारत है, ऐसा बताया गया। और इन्हीं सब चीज़ों को, इस मैटर को उठाने के लिए हर साल हम लोग 3 दिसंबर को मार्क करते हैं एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो आपको ध्यान रखना है ताकि हम लोग जो डिसेबल पर्सन हैं उनके ऊपर भी बहुत अच्छे से ध्यान रख सकें, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस, एक जागरूकता फैला सकें। उसके बाद लगभग 2.2% आज के टाइम पर जो भारत की पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार की फिजिकल या फिर मेंटल डिसेबिलिटी के अंदर सफ़र कर रही है। तो आपको ध्यान रखना है, मतलब भारत के अंदर जो 100% पॉपुलेशन है इसमें से 2.2% अपने आप में एक थोड़ा सा बड़ा नंबर हो जाता है एग्जैक्टली। तो यहाँ पर इतनी परसेंट पॉपुलेशन आज के टाइम पर डिसेबिलिटी से सफ़र कर रही है, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है। और ये इन्फॉर्मेशन किसने दी है, वो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने, ये पिछले साल रिपोर्ट आई थी। आज के टाइम पर इंडिया के अंदर बात करें तो जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं इनको लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि सबसे पहली प्रॉब्लम है डिस्क्रिमिनेशन। इनके प्रति काफ़ी भेदभाव होता है, चाहे वो एजुकेशन को लेकर चर्चा हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, या फिर और भी दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ हो, तो और लोगों को अलग ट्रीट किया जाता है, प्लस डिसेबल पर्सन को एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो दोनों के बीच में भेदभाव काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं एक प्रॉब्लम ये होती है। दूसरा यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, जो वेमेन एंड गर्ल्स हैं, मतलब जो वेमेन या फिर गर्ल्स फीमेल आपको देखने को मिलेंगी जो डिसेबल कैटेगरी के अंदर हैं, उनके रिगार्डिंग और भी बहुत सारे ऑफेंसेस बढ़ जाते हैं, खासकर सेक्सुअल ऑफेंस हो गया या फिर जेंडर बेस्ड वायलेंस हो गया, ये इंक्रीज हो जाता है जब हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेमेन या फिर इन टर्म्स ऑफ फीमेल। उसके बाद बात करते हैं हेल्थ कैटेगरी के अंदर, तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे जो लार्ज नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज़ हैं, मतलब कि जो बहुत सारे जो अपाहिज लोग हैं उनको सही किया जा सकता है, वो प्रिवेंटेबल हैं, उनको सही किया जा सकता है। लेकिन आप कह सकते हो दिक्कत क्या है कि आज के टाइम पर इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है नहीं हमारे पास। अवेयरनेस के साथ साथ आप कह सकते हो जो केयर है, मतलब जो एक तरीके से ठीक करने का या फिर ट्रीटमेंट करने का, यहाँ पर जो भी हमारे पास कंडीशंस है वो आज के टाइम पर उनके अंदर काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। तो लैक ऑफ केयर, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से यहाँ पर जो प्रिवेंटेबल डिसेबिलिटीज़ है वो भी आज के टाइम पर हम लोग सही नहीं कर पाएँ। ठीक है, बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ कैसे निकल कर आई हैं, ठीक है, जैसे माल न्यूट्रिशन हो गया। माल न्यूट्रिशन मतलब कि कुपोषण की वजह से अब उस व्यक्ति को, उस बच्चे को एक अच्छा खाना मिल जाए, उस न्यूट्रिशियस खाना मिल जाए कुछ टाइम तक, तो उसकी वजह से वो वापस से रिकवर कर सकता है ना। तो काफ़ी सारे डिसेबिलिटी ऐसी कैटेगरी के अंदर जहां पर हम लोग उनको रिकवर कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, आज के टाइम पर अवेयरनेस की काफ़ी कमी है, केयर की काफ़ी कमी है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद तीसरा आता है एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर बात करें तो यहाँ पर जो डिसेबल पर्सन है उनके पास यहाँ पर प्रॉपर्ली चीज़ें अवेलेबल नहीं है, उनके लिए यहाँ पर जो स्पेशल स्कूल्स हैं वो होने चाहिए, लेकिन उसके अंदर भी काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। उनके लिए अलग से ट्रेंड टीचर्स होने चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं देखने को मिलेगा। तो अपने आप में डिसेबल पर्सन यहाँ पर भी सफ़र करते हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट के मामले में भी आप कह सकते हो डिसेबल पर्सन का जो रेट है एम्प्लॉयमेंट के मामले में, खासकर रोजगार के मामले में, तो वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द अदर पीपल। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, जो डिसेबल पर्सन है इनका एम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी लोअर देखने को मिलेगा। प्लस उसके बाद यहाँ पर डिसेबल पर्सन को लेकर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि इनके रिगार्डिंग जो भी डेटा या स्टैटिस्टिक्स हमारे पास वो इनएडिक्वेट है, प्रॉपर डेटा भी नहीं है जिसको लेकर हम लोग यहाँ पर इनको लेकर काम कर सकें।
प्लस क्या हमारे संविधान में क्या क्या प्रोविजन है, तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। डिसेबल को लेकर कहाँ पर चर्चा की गई है, तो जो आर्टिकल 41 है डीपीएसपी का, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इसका जो आर्टिकल 41 है वो ये बोलता है जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, उनको एक तरीके से इफेक्टिव प्रोविजंस बनाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास क्या है, लोगों के पास बहुत सारे राइट्स हैं, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। तो इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर आप कह सकते हो राइट देखने को मिलेगा, चाहे वो एक डिसेबल पर्सन हो तो उसके पास भी ये सारे राइट्स हैं। तो इन राइट्स को लेकर प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो हमारा संविधान कहीं ना कहीं बात करता है इन सब चीज़ों को लेकर, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें यहाँ पर है, खासकर आप लोगों को ध्यान रखना है, जो डिसेबल पर्सन है, इन डिसेबल पर्सन को रिलीफ देने की बात जो हम करते हैं, डिसेबल पर्सन की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने की जो भी बात करते हैं, वो सब स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन किया गया है। हमारे 7वें शेड्यूल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का जो 7वां शेड्यूल है, उसके जो स्टेट लिस्ट है उसके अंदर यहाँ पर डिसेबल पर्सन को रिलीफ देने के बारे में चर्चा की जाती है। तो आपको इसके बारे में भी एक छोटा सा आइडिया रखना होगा। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास आप देख पाओगे अलग अलग लिस्ट दे रखी हैं, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, जिसमें से स्टेट लिस्ट के अंदर ये चीज़ें मैंशनड है। प्लस एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन बनते हैं तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हो। जब भी मेंस में एक आंसर राइटिंग करने की दी जाती है तो उसमें यहाँ पर बोला जाता है कि सरकार ने डिसेबल को लेकर क्या डेटा, मतलब कंट्री के अंदर डिसेबिलिटी को लेकर क्या परेशानी है, प्लस सरकार आज के टाइम पर क्या क्या इनिशिएटिव उठा रही है डिसेबिलिटी को लेकर। तो इनिशिएटिव के अंदर क्या क्या है तो आप लोगों को समझना है। आज के टाइम पर हम लोग काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि आप कह सकते हो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव ये रखा है यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन पोर्टल, दूसरा इनिशिएटिव है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, तीसरा है दीनदयाल डिसेबल रिहैबिलिटेशन स्कीम। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग इसी प्रकार से इनिशिएटिव उठाए गए हैं ताकि हम लोग डिसेबल्ड पर्सनस को एक तरीके से उनको एम्पावर कर सके, उनको आगे लेकर आ सके अपनी सोसाइटी में। ये तो मैंने आपको कुछ अलग से डेटा प्रोवाइड करवाया जो कि इस एडिटोरियल से कहीं गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करते हैं ऑथर यहाँ पे एग्जैक्टली क्या बोलते हैं। ऑथर भी यहाँ पर यही बोलते हैं कि क्या होना चाहिए, एक तरीके से इफेक्टिव और मीनिंगफुल एक्सेस टू द पुलिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल इंडियन सिटीजन्स। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सभी सिटीजन्स के लिए अगर हम बात करें तो सभी के लिए जो पुलिस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले बात करें डिसेबल पर्सन के लिए, तो डिसेबल पर्सन के लिए भी पुलिस का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पर डिसेबिलिटी को लेकर काफ़ी हद तक यहाँ पर परेशानी देखने को मिलती है। इनफैक्ट आपको मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस चला था जहाँ पर एक शेड्यूल कास्ट वीमेन थी, ठीक है, खासकर यहाँ पर एक ब्लाइंड शेड्यूल कास्ट वीमेन है, ठीक है, इनके साथ रेप हुआ। सबसे ज़्यादा गंदी बात ये लगती है कंट्री के अंदर ये जो सिचुएशन देखने को मिलती है। अब इनके साथ क्या हुआ, यहाँ पर आप कह सकते हो ब्लाइंड शेड्यूल कास्ट वीमेन थी, इनके साथ रेप हुआ और ये केस यहाँ पर गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आप कह सकते हो जो वीमेन विद डिसेबिलिटी हैं इनको सबसे ज़्यादा परेशानी फेस करने को मिलती है, जैसे मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इनको परेशानी फेस करने को मिलती है, सेक्सुअल वायलेंस भी इनके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मतलब डिसेबिलिटी एक तो परेशानी पहले से यहाँ पे आप देख पाओ कितना ज़्यादा सफ़र कर रहा है इंसान, तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो आज के टाइम पर जो पुलिस का रोल है वो डिसेबल पर्सन के लिए काफ़ी बढ़ जाना चाहिए। हम लोग को डिसेबल्ड पर्सन को थोड़ा सा और ऊपर रखना चाहिए, ये यहाँ पर बोला गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग देख पाओगे। उसके बाद वहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ड्राफ्ट एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड है, खासकर जो गाइडलाइंस है वो रिसेंटली रिलीज़ करी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, जिसमें यहाँ पे बोला गया कि डेफिनेटली हम लोग काम करेंगे, पुलिस स्टेशन बनाएंगे, प्रिजन्स बनाएंगे, जेल बनाएंगे और डिज़ास्टर मिटिगेशन सेंटर्स भी बनाए जाने वाले हैं, जो कि एक तरीके से यहाँ पर पूरी तरह से फोकस करेंगे हम लोग किस चीज़ के ऊपर कि जो डिसेबल पर्सनस है उनको ऊपर रखा जाए, ठीक है। उनको एक तरीके से जो उनके राइट्स हैं उनके पूरी राइट्स मिले, ठीक है। यहाँ पर मेन मकसद रहने वाला है जो डिसेबल पर्सन है वो अपने जो भी राइट्स हैं उनको फुल्ली एंजॉय करें, ये यहाँ पर एग्जैक्टली बताया गया है, ताकि हम लोग डिसेबल पर्सन को पीछे अपने सोसाइटी में कहीं पर भी ना छोड़ पाएँ, ये यहाँ पर एग्जैक्टली बोला गया। देन उसके बाद आज के टाइम पर हम लोगों का फोकस ये है कि डेफिनेटली हम लोग को डिसेबल पर्सन को क्या करना पड़ेगा, इनको थोड़ा सा ज़्यादा इनके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग सबसे ज़्यादा परेशानी फेस कर रहे हैं, क्योंकि जेंडर सेंसिटिव परेशानी सबसे ज़्यादा डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद वही चीज़ें रिपीटेडली हैं जो कि मैंने आपको बताया कि आज के टाइम पर कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा परेशानियाँ देखने को मिलेंगी, खासकर डिसेबिलिटी कैटेगरी को लेकर, वो चीज़ें वापस से रिपीटेडली बताई गई हैं। तो इसके बारे में एक आइडिया तो रख सकते हो, क्योंकि अलग से मैं इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे चुका हूँ और वो इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसी कुछ खास चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी नहीं इस आर्टिकल में। एट लास्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर बार बार यही बोला गया है कि जैसे दूसरे लोगों को इक्वल प्रोटेक्शन मिला है उसी प्रकार से डिसेबल पर्सन को भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि पहले से यहाँ पर डिसेबल हैं और उसके बाद यहाँ पर कोई क्राइसिस आ जाता है या फिर डिजास्टर कोई एक तरीके से क्राइसिस आ जाता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, इन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। तो इसके बेसिस पर क्या करना पड़ेगा, हमें इंश्योर करना पड़ेगा जो इंडिया का डिसेबल्ड सिटीज़न है, ठीक है, उनको एक तरीके से यहाँ पर पूरी तरह से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो यहाँ पर मिलने चाहिए, ये एग्जैक्टली यहाँ पर बताया गया, मतलब कि उनको लेकर सबसे पहली बार काम करना चाहिए।
तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने आपको यहाँ पर अपडेट करवा दिए हैं। ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब आपको इस पीडीएफ के अंदर अटैच तो मिलते ही मिलते हैं, साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। जिसके पीडीएफ में ये नोट्स ओपन नहीं होते हैं वो जाकर एक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है। उस टेलीग्राम चैनल का नाम है दीपक यादव एजुकेशन, ब्रैकेट में नोट्स लिखा हुआ है। और साथ ही साथ दो टेलीग्राम चैनल है, एक है दीपक यादव एजुकेशन, दूसरा है दीपक यादव एजुकेशन नोट्स वाला। दोनों को ज्वाइन कर लेना। दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दोनों ही चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि आपको पीडीएफ्स वगैरह भी, वीडियो की नोटिफिकेशंस वगैरह भी वहाँ पर मिल जाती हैं। अगला जो एडिटोरियल है वो बात करता है यहाँ पर कि रशिया, इंडिया और चाइना को लेकर, ठीक है, कि आज के टाइम पर अगर हम लोग बात करें तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने यहाँ पर दिल्ली के अंदर डिस्कशन किया रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ। आपको मालूम होगा रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर के बीच में और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच में डिस्कशन हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था जो चाइना है और साथ ही साथ रशिया है, दोनों ने मिलकर आपस में बात करी है। दोनों के प्रेसिडेंट ने भी चर्चा करी है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो मतलब कि रशिया की मीटिंग इंडिया से भी हुई और रशिया की मीटिंग चाइना से भी हुई। तो यहाँ पर इन चीज़ों को देखते हुए आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर तीनों कंट्रीज़ का जो ग्रुपिंग है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों कंट्रीज़ के जो ग्रुपिंग है इसको हम लोग RIC बोलते हैं। RIC मतलब रशिया, इंडिया, चाइना बोलते हैं। अपने आप में इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है, बहुत ज़्यादा एरिया कैप्चर करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को कल RIC के बारे में बताया था। लेकिन क्या हुआ एग्जैक्टली यहाँ पर बोला गया है कि जब ये मीटिंग हो रही थी तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मुद्दा ये उठाया कि जो चाइनीज़ एग्रेशन है, चाइनीज़ प्रॉब्लम्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई आती हुई नज़र आएंगी हमारे कंट्री के अंदर, ठीक है। तो ये डिस्कशन हम लोगों ने रशिया से किया था। और आज के टाइम पर देखो जो तीनों कंट्रीज़ है अपने लिए कहीं ना कहीं तीनों कंट्रीज से काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट सी देखने को मिलेंगी, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे मैंने आपको बताया चाइनीज़ एग्रेशन देखने को मिला, ये मुद्दा यहाँ पर उठाया गया था। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने भी यहाँ पर यह मुद्दा उठाया था। उसके बाद जो मिस्टर पुतिन है यानी व्लादिमीर पुतिन है, इन्होंने डिस्कशन किया दिल्ली के अंदर इंडिया के साथ। यहाँ पर इनके रिगार्डिंग आप कह सकते हो ये चाइना वाला मुद्दा उठाया गया इंडिया के थ्रू भी। और उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो ऑफिशियल्स, मतलब ये आर्टिकल चर्चा में क्यों है, आर्टिकल चर्चा में इसलिए है क्योंकि आने वाले टाइम पर पॉसिबिलिटी है रशिया, इंडिया, चाइना के बीच में एक समिट हो जाए, ठीक है। ये जो समिट है ये आने वाले टाइम पर हो सकती है। तो इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि समिट होने वाली है, तो वो आर्टिकल कभी मत पढ़ा करो, क्योंकि जब होगी उसके बाद डेफिनेटली आर्टिकल अगले दिन पब्लिश होगा और आपके पास सारा डिस्कशन जो भी हुआ है वो आ जाएगा। तो अभी क्या हुआ, बोला गया है रशिया, इंडिया, चाइना के साथ एक मीटिंग होने वाली है। इससे पहले रशिया, इंडिया की मीटिंग हुई है, रशिया, चाइना की मीटिंग हुई है। अब तीनों कंट्रीज आपस में बात करेंगी, ठीक है। ये जो RIC समिट है ये 2019 में हुआ था, नाउ फाइनली अब फिर से होगा, ऐसा यहाँ पर निकल कर आता है एक ऑफिशियल स्टेटमेंट। उसके बाद उससे पहले हम लोग, आपको मालूम होगा, चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के साथ बातचीत करे थे। मोदी और जी जिनपिंग की यहाँ पे बातचीत हुई थी, जिसको हम लोग बोलते हैं ममल्लापुरम समिट, ठीक है, जहाँ पर दोनों लीडर्स ने फेस टू फेस डिस्कशन किया था। और तब से अभी तक कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं हुई है, क्योंकि साल 2020 के बाद आपको मालूम होगा कौन से क्राइसिस स्टार्ट हो चुके थे। LAC को लेकर काफ़ी सारे क्राइसिस स्टार्ट हो चुके थे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडिया चाइना के काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स क्रिएट हो चुके हैं। उसके बेसिस पर हमने वापस से किसके साथ, चाइना के साथ डिस्कशन नहीं किया है, वापस से हमने चाइना के साथ चर्चा नहीं करी है, ठीक है। तो इसी को लेकर यहाँ पर ये चर्चा की गई है। चाइना के साथ अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया है, तो पॉसिबिलिटी है आने वाले टाइम पर कि रशिया, इंडिया, चाइना के बीच में ये समिट हो, और अपने आप में एक इंपॉर्टेंट समिट सा ये नज़र आने वाला है। उसके बाद क्या चर्चा की गई, उसके बाद टॉपिक से थोड़ा सा भटक गए हैं, वो यहाँ पर बात करते हैं इंडिया रशिया के डिफेंस के बारे में। इंडिया रशिया के बीच में भी रिलेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया रशिया की जो मीटिंग हुई है अभी रिसेंटली देखने को मिली है, और जहां पर आप कह सकते हो आज के टाइम पर भारत रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ही परचेज कर रहा है। हालांकि US के सैंक्शंस का डर है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको परचेज कर रहे हैं, क्योंकि रशिया, इंडिया, चाइना का अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप देखने को मिलेगा। उसके बाद रशिया, चाइना के रिगार्डिंग लगातार आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है। मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, खासकर US हो गया और भी बहुत सारी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ है, वो बातचीत करते हैं कि रशिया आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, क्योंकि रशिया कहीं ना कहीं यूक्रेन को इन्वेड कर सकता है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले आर्टिकल में बताया था। तो रशियन यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट उठाया गया है, ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे। उसके बाद चाइना को बार बार क्रिटिसाइज़ किया जाता है, क्योंकि चाइना लगातार क्या करता है, ताइवान के ऊपर यहाँ पर उसको इन्वेड करने की कोशिश करता है, ताइवान को कब्जाने की यहाँ पर कोशिश चाइना की रही है। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये बोला गया कि ये जो सारे मुद्दे हैं, ये देखो, ये सारे मुद्दे अलग से उन्होंने डिफाइन करें, ये कुछ खास हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या है, तीनों कंट्रीज अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो तीनों कंट्रीज का जो ग्रुपिंग है वो आने वाले टाइम पर देखने को मिलने वाली है। तो रशिया, इंडिया, चाइना की समिट होगी आने वाले टाइम पर, पॉसिबिलिटी है इसको लेकर। तो अभी इस आर्टिकल में बस इतना ही पढ़ना है, क्योंकि जब ये मीटिंग होगी तो उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि आखिरकार क्या डिस्कशन हुआ है। हमें पहले से कुछ नहीं यहाँ पर पता चलने वाला है। जो भी इस आर्टिकल के अंदर बताया गया, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, वो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ।
नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। हाँ बाय द वे, जो एक तरीके से आंसर है उस वाले जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे स्टार्टिंग में, उसका आंसर डी देखने को मिलेगा। तो आप लोग उस आंसर डी को चेक कर लेना। मतलब तीनों ही जो रिवर्स है वो ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेंगी ब्रह्मपुत्रा रिवर की। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।